नमस्कार दोस्तों, परीक्षा खबर में स्वागत है आपका। और आज है 28 अप्रैल 2021। कल का करंट अफेयर्स नहीं दे पाए थे तो आज डिस्कस करेंगे उसका भी और आज का भी। तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बुद्धि से जिसकी उत्पत्ति हुई हो, सृजन हुआ हो या खोज हुई हो। तो इसमें कई प्रकार होते हैं। औद्योगिक उत्पाद हो गया, कोई विशेष स्थानिक उत्पाद हो गया, कोई विशेष अनाज की खोज कर ली विशेष पर, जैसे बासमती राइस हो गया, है ना। कॉपीराइट, कोई गाना बना लिया, कोई संगीत क्रिएट कर लिया, ठीक है, कोई कहानी लिख दी, उस पर कॉपीराइट आप क्लेम कर सकते हैं। तो तमाम जो सृजन होते हैं, उन सृजनों को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब सुरक्षित क्या कि अगर कोई उससे प्रॉफिट प्राप्त करने का प्रयास करे, अन्य व्यक्ति, अन्य स्थान, अन्य देश, अन्य राज्य, अन्य संस्था, अन्य संगठन, तो उस प्रॉफिट में पहला लाभ आपका, पहला हक जो बनता है आपका बनता है। या तो आपकी अनुमति ले या फिर उस प्रॉफिट में आपको पूरा उसका हक मिले। यही इसका उद्देश्य होता है जब हम बौद्धिक संपदा अधिकारों की बात करते हैं। इन्हीं अधिकारों को सुरक्षित और इनके लिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए एक संगठन की स्थापना 26 अप्रैल 1967 को की गई, जिसको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कहते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO कहते हैं, जिसका कि मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। भारत 1975 में इसमें शामिल हुआ था। 26 अप्रैल के दिन को विश्व बौद्धिक संपदा के अधिकारों के प्रतीक के रूप में बनाने के लिए, उसको मनाने के लिए चाइना ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने, UNGA ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है 6 अंगों में से, उसने भी प्रस्ताव दिया 1999 में। सन 2000 से प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन बौद्धिक संपदा के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया गया था। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना गया था, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की, और 2000 से ये मनाया जा रहा है लगातार। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस चाइना द्वारा प्रस्तावित किया गया था सबसे पहले, बाद में UNGA के द्वारा। इसका उद्देश्य कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस बार की जो थीम रही, IP एंड SMEs टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट, ये थीम रही इस बार की विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की। IP मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, SMEs मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, और टेकिंग योर आइडियाज टू मार्केट, ये इस बार की थीम रही। अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त योजना, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान, तो अमेरिका ने एक, अभी तक पेरिस समझौते से जब तक ट्रम्प रहे बाहर रहा, अभी तक कोई भी प्रतिबद्धता मानने से हमेशा इनकार करता रहा, लेकिन अभी अमेरिका का नर्म रुख देखने को आया है जलवायु परिवर्तन को जुड़ी प्रतिबद्धताओं को लेकर के। उसी से जुड़ा एक बड़ा फैसला है अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त योजना। अभी हाल ही में एक वर्चुअल सम्मेलन, लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, अमेरिका ने आयोजित किया, अमेरिका ने मेजबानी की उसकी। उसी में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, और इन महत्वपूर्ण घोषणाओं को न सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, मुख्य परीक्षा के दृष्टि से भी आपको याद रखना है। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका ने की थी, वर्चुअल शिखर सम्मेलन था। जो बाइडन ने इसमें घोषणा की कि अमेरिका, जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का दूसरा स्रोत है सबसे बड़ा चाइना के बाद विश्व का, तो इसको उत्सर्जन कम करने में गरीब देशों की मदद करने के लिए सार्वजनिक जलवायु वित्त को कितना करेगा? दोगुना करेगा। अर्थात 2024 तक ये दोगुना करेगा जलवायु वित्त को, जो विकासशील देशों को प्रोवाइड करवाएगा। 2005 के स्तरों की तुलना में अमेरिका ने अपने उत्सर्जन में 50 से 52% की कटौती करने का एक नया लक्ष्य रखा है। ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये 2 फैक्ट याद रखिएगा। अमेरिका 2024 तक अपनी जलवायु फंडिंग को, जो विकासशील देशों को देता है, दोगुना कर देगा। बाद में अमेरिका अपनी जलवायु फंडिंग को 3 गुना करने पर काम करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन अपनी योजना में जलवायु को शामिल करने के लिए अपनी विकास रणनीति में बदलाव करेगा। यह जलवायु शमन और अनुकूलन को प्राथमिकता देगा। यह पहली बार है जब अमेरिका अपनी विकास रणनीति में जलवायु को शामिल कर रहा है। अमेरिका चीन के बाद दुनिया का दूसरा प्रमुख उत्सर्जक है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक।
पूछ सकता है कि पंडित राजन मिश्र कौन थे। आपको पता होगा राजन साजन, कई बार इन्होंने दोनों भाइयों के आपने गाने भी सुने होंगे, लगभग जुड़वा भाई लगते हैं, शायद हैं भी राजन साजन। तो उनमें से जो पंडित राजन मिश्र हैं उनका अभी देहांत हुआ है। इनके बारे में कई प्रश्न आ सकते हैं। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित थे, संस्कृत सम्मान भी इनको मिला हुआ था, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बनारस घराने से, उत्तर प्रदेश का जो बनारस घराना है साहित्य का, उससे संबंधित थे, संगीत का जो बनारस घराना है, और ख्याल गायकी के लिए फेमस थे। पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा बनारस घराने से संबंधित थे और वह ख्याल शैली के लिए जाने जाते थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री ने दुख जाहिर किया है। ट्वीट पर लिखा है कि शास्त्रीय गायन की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले पंडित राजन मिश्रा जी के निधन से अत्यंत दुख पहुंचा है। बनारस घराने से जुड़े मिश्र का जाना कला और संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। संगीत के क्षेत्र में शानदार योगदान के लिए उन्हें 1971 में भारत सरकार ने संस्कृत अवार्ड दिया था। वर्ष 1994-95 में गंधर्व सम्मान मिला था। 1998 में संगीत नाटक अकादमी और साल 2007 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हरिहर नीति बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे छोड़ दिए जाते हैं, परित्यक्त कर दिए जाते हैं, उनके जीवन को सजाने संवारने के लिए हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण नीति लागू की है जिसे हरिहर नीति कहते हैं। इसका फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है, होमलेस अबंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा पॉलिसी। इसको मंजूरी हरियाणा सरकार ने दी है। इस नीति के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक परित्यक्त बच्चे 25 वर्ष या विवाह तक शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता के लिए लाभ के प्राप्त होंगे। हरिहर नीति ध्यान रखिएगा। वरुण अभ्यास 2021, गरुण अभ्यास एक भारत फ्रांस करता है, द्विसैनिक सैन्य अभ्यास है। वहीं वरुण अभ्यास 2021 ये भी भारत और फ्रांस के मध्य क्या है, नौसैन्य अभ्यास है। तो अभी हाल ही में आयोजित हुआ, कहाँ, अरब सागर में, 19वां संस्करण था ये। भारत ने तकनीक आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ गठजोड़ किया है? सिंगापुर के साथ तकनीक आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए गठजोड़ किया है हाल ही में। तो हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 28 अप्रैल की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। 93वें ऑस्कर अवार्ड जो है ये घोषित कर दिए गए हैं। देखते हैं किसको इसको मिला। इसके पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न होगा कि एग्ज़ाम समय से होगा या नहीं। तो अपडेट करेंगे आपको आज दूसरे टाइम, ठीक है, कि क्या सरकार के स्तर पर बातें चल रही हैं। आयोग के स्तर पर तो तैयारी शून्य है अभी, तो संभव तो नहीं लग रहा है। और जितना संवेदनशील इस समय चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, सरकार लोगों को, छात्रों को, युवाओं को आग में झोंकने का काम तो नहीं करेगी। काफ़ी घरों में, बहुत सारे परिवारों में जहां बच्चे उनके तैयारी करते थे, कठिन परिस्थितियां चल रही हैं। बहुत ही अब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते उनकी तकलीफ़ों को। ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। ऐसे में परीक्षा लेना वर्तमान में उचित नहीं प्रतीत होता है। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा परीक्षाएं समय से होनी चाहिए, बिल्कुल समय से होनी चाहिए, लेकिन परिस्थितियां भी ठीक होनी चाहिए। तो अभी देखते हैं क्या अपडेट आती है, कि क्या मूड है, आयोग किस लेवल की तैयारी पर है, करवाना चाहता भी या नहीं करवाना चाहता ये। क्योंकि फॉर्मेलिटी तो होती रहती है सेंटर के लिए, तो वो हमेशा लेटर जो प्रस्तावित डेट रहती है जाता ही रहता है, लेकिन हमेशा ये संभव नहीं हो पाता है कि उसी डेट पे ही एग्ज़ाम हो। और वर्तमान में जो परिस्थिति है वो क्या कहती है, ज़रूर हम अपडेट करेंगे। अपडेट के लिए आप लोग वीडियोस भी देख सकते हैं, प्लस हमारे ग्रुप्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं, या कॉपी भी लिंक करके जाकर सर्च कर सकते हैं, या डायरेक्ट जय हो स्टडी सर्च करके हमारे टेलीग्राम मुख्य चैनल है जहाँ पे PDF आदि हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, अथवा उत्कर्ष द्विवेदी मेरा नाम सर्च करके जो पर्सनल चैट ग्रुप है जहाँ पे आप चैट हमसे कर सकते हैं, वहाँ कोई क्वेरी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो वहाँ भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। चलिए, 93वें ऑस्कर अवार्ड जो प्रमुख हैं, हालांकि बहुत सारी कैटेगरीज में दिए जाते हैं, लेकिन जो आपको याद रखना है इतनी कैटेगरीज में, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला। एक चीनी निर्देशक ने इसको निर्देशन किया था, महिला हैं, ध्यान रखिएगा। इनका नाम है, इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है, क्या नाम है, लो झाओ, ठीक है। इन्होंने नोमैडलैंड का निर्देशन किया था। चीनी मूल की अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं, पहली एशियाई महिला हैं जिनको
ये अवार्ड मिला है। पहली अश्वेत महिला है जिनको अवार्ड मिला है, और दूसरी कुल अभी तक पाने वाली अवार्ड ये दूसरी महिला हैं। सोचिए 93 ऑस्कर मिल चुके हैं निर्देशन के, लेकिन ये कुल दूसरी महिला है जिनको मिल रहा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता द फादर के लिए एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता द फादर के लिए किसको मिला? एंथनी हॉपकिंस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नोमैडलैंड के लिए किसको मिला है? फ्रांसिस मैकडोरमैंड को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? अनदर राउंड को। डेनमार्क की ये मूवी है। झुरोंग, ये क्या है दोस्तों? पूछा जा सकता है। देखिए, मंगल पर 3 पिछले वर्ष अभियान भेजे गए। एक अमेरिका का परसिवरेंस बहुत महत्वाकांक्षी मिशन है, दूसरा होप मिशन जो कि संयुक्त अरब अमीरात का है, और तीसरा तियानवेन-1 जो कि चाइना का था। चाइना का तियानवेन-1 में ही ये रोवर लगा हुआ था झुरोंग, जो कि मंगल की सतह पर प्रवेश करेगा, उसका अध्ययन करेगा। तो झुरोंग चीन का पहला मंगल रोवर है। ऐसा करने वाला, अपने रोवर को चंद्रमा मंगल की सतह पर उतारने वाला ये अमेरिका के बाद कुल दूसरा देश बन जाएगा। तो झुरोंग तियानवेन-1 स्पेस प्रोब पर है। यह फरवरी 2021 में मंगल की कक्षा में पहुंचा और मई 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग करेगा। झुरोंग के साथ मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के लिए चीन, सोवियत संघ और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन जाएगा। साथ ही अमेरिका के बाद मंगल पर रोवर लैंड करवाने वाला दूसरा देश बन जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। चाइना जो है तीसरा देश बन जाएगा रोवर लैंड करवाने वाला। कहाँ पे? मंगल ग्रह पे। और इस वर्ष परसिवरेंस के बाद मंगल पर रोवर लैंड करवाने वाला ये दूसरा देश बन जाएगा। तो सेंटेंस थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसको। यह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है रोवर जो है। 2020 में मंगल पर भेजे गए 3 अंतरिक्ष अभियान कौन कौन से थे? तो तियानवेन-1 चाइना का, होप ऑर्बिटर संयुक्त अरब अमीरात का, और परसिवरेंस रोवर ये अमेरिका का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की E2025 पहल, ये क्या है? किससे संबंधित है पूछ सकता है। तो ये मलेरिया से संबंधित है, मलेरिया के उन्मूलन से संबंधित है। इसके पहले E2020 पहल भी चलाई थी WHO ने, वो भी मलेरिया से संबंधित थी। उसमें लक्ष्य वर्ष 2020 था, इसमें लक्ष्य वर्ष 2025 है। तो मलेरिया संबंधित है। मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता वाले 25 देशों की पहचान की है। इसे E2025 पहल कहा जाता है। 2025 तक मलेरिया जहां पर उन्मूलन हो सकता है। WHO इस पहल के तहत इन देशों को तकनीकी मार्गदर्शन और विशेष सहायता प्रदान करेगा। चिन्हित किए गए देशों में से 3 अफ्रीकी देश इस्वातिनी, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में E2020 पहल शुरू की थी। E2020 का उद्देश्य 2020 तक मलेरिया के 0 स्वदेशी मामलों को प्राप्त करने के लिए देशों के एक समूह का समर्थन करना है। हालांकि कुछ देशों के इस लक्ष्य को प्राप्त करना बाकी है। इस प्रकार उन्हें जो लक्ष्य बाकी रह गए हैं E2025 पहल के तहत पहचाना गया और एक नई योजना शुरू की गई जिसमें WHO मदद करेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन मदद करेगा। किस राष्ट्र ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक मदद मांगे जाने के बाद ही अमेरिकी चैम्बर्स ने अमेरिकी मदद के बारे में अपना बयान जारी किया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर ट्वीट किया कि दुनिया को भारत का समर्थन करना चाहिए क्योंकि भारत दुनिया की मदद करता है। पिछले वर्ष भारत ने आगे बढ़कर दुनिया के तमाम देशों की, अमेरिका सहित तमाम देशों की जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो मदद की थी। मिजोरम के जंगलों में विनाशकारी आग लगी, आपको पता है, पूछा जा सकता है किस जंगलों में विनाशकारी आग लगी थी? मिजोरम के। भारतीय वायुसेना के द्वारा 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। नाम क्या है हेलीकॉप्टर का? Mi-17V5। बस ये ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।